आज की हमारी पहली क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर होगी, जिसमें ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन-कौन से स्तंभ हैं, किस तरीके से भारतीय राज्य व्यवस्था संचालित होती है और जो हमारा कंपटीशन के हिसाब से जो हमारी क्लासेस हैं, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट कौन-सा है। ठीक है? तो इसमें पहले ही पॉइंट पर हम ये देख लेते हैं कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसमें भारतीय संविधान पहला पॉइंट आता है, जो सारी व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका में है। जैसे अगर मैं बात कहूं कि आज के टाइम में अगर भारतीय संविधान एक मॉडर्न रिलीजियस बुक भी कह दूं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका कोई धर्म नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इसका धर्म सिर्फ भारतीयों को भारतीय और बाकी देशों के जो वासी हैं उनको विदेशी या हमसे अलग करता है। ठीक है? दूसरी बात, इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए 3 पिलर बनाए गए हैं, जिसका पहला नाम है लेजिस्लेचर या इसको कहते हैं विधायिका। दूसरा पॉइंट है एग्जीक्यूटिव, जिसे कहते हैं कार्यपालिका। अगर सही अर्थों में मैं कहूं कि ये कार्यपालिका, अगर मैं इसको सरकार बोल दूं तो कोई बुराई नहीं है बेटा। ठीक है? तीसरा पॉइंट है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका में संबंध तो है, लेकिन शक्ति का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है। अब न्यायपालिका को मैं कई बार पढ़ाते हुए ये कहता हूं कि ये एक तरीके का सीसीटीवी है, जो गवर्नमेंट को और जो हमारी लेजिस्लेचर है उसको वॉच कर रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, सब कुछ ये न्यायपालिका जो करेगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करेगी। ठीक है? अब लास्ट भूमिका आती है, अगर डेमोक्रेसी देश हैं आप, या डेमोक्रेसी भी नहीं है, किसी भी देश में आप रहते हैं आज के टाइम में, तो वो मीडिया की बड़ी भूमिका है देश को रन करने में। ठीक है? वो अलग पॉइंट आउट होता है कि कौन सी मीडिया, कौन से पत्रकार किसके साथ हैं, कौन सी सरकार के साथ हैं, कौन विरोधी हैं, वो अलग का मैटर है। लेकिन यहां अगर हम समझें तो ये 5 कंपोनेंट हैं, और इन कंपोनेंट्स का जो आधार है, जो रिसोर्स है, वो कौन है? भारतीय जनता। क्या है? भारतीय जनता। अभी हम समझेंगे इसको भी कि भारतीय जनता सब चीज का रिसोर्स क्यों है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं तो आप जानते होंगे, एक थ्योरी चलती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या चलती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आज के टाइम में हम सब जो लोग गांव में या किसी भी समुदाय में या सेक्टर्स में या आप सिटीज में रह रहे हैं, ये एक तरीके का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप देखेंगे कि बहुत पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है और अभी भी चल रहा है। और उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर राजनीतिक आधार देखूं तो उसका राजनीतिक आधार भी नागरिक ही है। हम सब ने सहमति दे रखी है, हम सब ने ये सहमति दे रखी है कि संविधान होगा, लेजिस्लेचर होगी, एग्जीक्यूटिव होगा, न्यायपालिका होगी और मीडिया होगी। अगर सहमति ना हो तो सब अपने अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, कोई किसी की नहीं मानेगा। तो सबने असेंबल रूप से सहमति दे रखी है, तभी तो ये सब चीजें बनी हैं, तभी सरकार बनी है, तभी ये आर्मी का सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, ये बाजार का सिस्टम क्रिएट हुआ है। अन्यथा की स्थिति में मत्स्य नियम लागू हो जाएगा। अगर सब अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को ना माने, तो क्या हो जाएगा? मत्स्य नियम लागू हो जाएगा। और इस मत्स्य नियम को ही कम करने के लिए बहुत पहले से प्रक्रियाएं चली आ रही हैं। वो कम करने के लिए न्याय समाज में स्थापित हो सके। जैसे आप देखते होंगे, मत्स्य नियम का जानते हैं आप, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। जंगल का नियम एक तरीके से कह सकते हैं कि जंगल में जो ताकतवर है वो खा जाता है, ठीक है, और जो निर्बल है वो मतलब मारा जाता है, या उसकी दौड़ने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए, बचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? हालांकि सोसाइटी में भी ये नियम होता है, लेकिन लोग अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट समझौते वाली जो फीलिंग है उसको ध्यान में रखते हैं और कहते हैं कि यदि आज मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूं, कल मेरे साथ भी होगा। ठीक है? तो इसीलिए ये
अंडरस्टैंडिंग है एक तरीके की। साथ ही अब भारतीय राज्य व्यवस्था को, अगर कोई आपसे कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्यों बनी है या इसका क्या उद्देश्य है, तो पहले शब्द में ये शब्द कह सकते हैं आप, ये न्याय व्यवस्था है एक तरीके की। क्या है? न्याय व्यवस्था है। ध्यान रखना, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं वो सब यहां से जनरेट हुए हैं समाज में न्याय स्थापित करने के लिए। ठीक है, उसको अलग अलग पैरामीटर समय के साथ दे दिए गए हैं। ठीक है, अब आपके देश में या कहें कि हमारा प्यारा भारत जो है, वहां पर देखेंगे दो तरीके की एग्जीक्यूटिव पाई जाती हैं, जिसमें केंद्र स्तर पर या यूनियन लेवल पर, इस पर यूनियन इसको कहा जाता है संसद। क्या कहा जाता है? संसद, या इसको बोल सकते हैं पार्लियामेंट। क्या बोल सकते हैं? पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट के अलग कुछ पार्ट हैं, जैसे आप देखेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये तो पार्ट हैं। लेकिन ये बनी किससे है? ये बनी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन आप ये कहोगे कि सर ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैसे इसमें काम करेंगे, तो देखते हैं हम कि जो लेजिस्लेचर है, अगर इसको डिफाइन किया जाए, कोई आपसे पूछने लगे भैया लेजिस्लेचर क्या होता है या एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं, क्या आए हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं, वो सब कहलाते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, अब इन मेंबर्स में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सीट प्राप्त की हैं वो कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखना इस बात को। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 3 वर्षों से लगातार चुनाव जीत रही है, तो वो लगातार क्या है? एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका बन रही है, सत्ता में आ रहे हैं वो लोग। ठीक है, अब यही सिस्टम आपके स्टेट के लेवल पर भी होता है। ध्यान रखना, जैसे यूपी है या हरियाणा हम ले सकते हैं। यूपी और हरियाणा में एक बेसिक डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको कि हरियाणा की जो असेंबली है उसमें केवल विधानसभा होती है, यूपी की जो असेंबली है उसमें विधानसभा, एमएलए, लेजिस्लेचर असेंबली और एमएलसी, लेजिस्लेचर काउंसिल, 2 होती हैं। इसको कंपेयर करें तो पहली वाली को हम लोकसभा कह सकते हैं, दूसरी वाली को राज्यसभा कह सकते हैं। लेकिन कई स्टेटों में केवल लेजिस्लेचर असेंबली ही है, जैसे हरियाणा। ठीक है, तो हम इस व्यवस्था को, जिसे हम पार्लियामेंट कह रहे हैं कि कहां? केंद्र में, दिल्ली में, उसे हम स्टेट में विधानसभा या लेजिस्लेचर असेंबली बोलते हैं, सिंपल वे में। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर असेंबली बोला जाता है। उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे बंगाल की लेजिस्लेचर असेंबली का नाम अलग है, हैदराबाद के अलग अलग है, लखनऊ का कुछ और हो सकता है। ठीक है, लेकिन व्यवस्था एक ही है, यही व्यवस्था लागू होगी वहां। यहां तक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो केंद्र में बनेगा वैसा ही हमारे यहां राज्य में बनेगा। लेकिन आप ये कहोगे कि सर आपने न्यायपालिका पर हाथ क्यों रोक लिया? न्यायपालिका पर हाथ क्यों रोक लिया? तो इस न्यायपालिका पर हाथ रोकने का बड़ा मीनिंग ये है बेटा कि न्यायपालिका जो है वो हमारे यहां एकात्मक स्वरूप में है। किसमें है? यूनिटरी फॉर्म में है। किसमें है? यूनिटरी फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है? यूनिटरी फॉर्म में है। ये जो व्यवस्था है ये हमारे यहां फेडरल फॉर्म में है। किसमें है? फेडरल फॉर्म में है। ठीक है, ये किसमें है? फेडरल फॉर्म में है, संघात्मक व्यवस्था में है।
इसे हम क्या कहते हैं, संघात्मक, और इसे क्या कहते हैं, एकात्मक। कैसे, आप कहोगे कैसे? यहां सुप्रीम कोर्ट के बाद सीधा हाई कोर्ट आता है बेटा, और हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या इसमें दो चीजें बदल देती हैं, सेशन कोर्ट और एक दूसरा मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये यूनिटरी सिस्टम है हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ फेडरल सिस्टम ये है कि 28 के 28 स्टेटों की अपनी अपनी असेंबलियां हैं, और जिन्होंने सहमति कर कर भारत को भारत माना है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, किसी दिन भारत की संघात्मक व्यवस्था पर भी वीडियो बनाएंगे, वो ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये बात सिर्फ ध्यान रखनी है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जो संसद है, ऐसे ही राज्यों में भी विधानसभाएं हैं, जिनको हम राज्यों की संसद कह सकते हैं, ठीक है। संसद एक तरीके के नाम है, इंडियन पार्लियामेंट नाम है इसका, ठीक है। जैसे यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो ये वाला फॉर्म है, ये वो फेडरल सिस्टम है, और जो न्यायपालिका है वो हमारी कैसी है, यूनिटरी फॉर्म में है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत की न्यायपालिका की प्रकृति कैसी होती है, तो वो कैसी प्रकृति है, एकांतमक प्रकृति की है, ठीक है। दूसरा, अब पत्रकारिता क्या है, डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ पत्रकारिता को बोला जाता है बेटा। पत्रकारिता ही सरकार को आईना दिखाती है। मैंने अभी कुछ देर पहले दूसरी वीडियो में ये बता रहा था कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर या न्यूज का जानना कितना जरूरी है, वो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी सिविल सर्विसेज के लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब आपको पब्लिक की व्यूज ही नहीं पता है, पब्लिक की प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है, तो आप किस चीज पर काम करेंगे, डिमांड ही नहीं पता है तो सप्लाई क्या करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड जनरेट करती है, बताती है, सरकार को आईना दिखाती है एक तरीके से कि आपने क्या काम किया है। हालांकि आजकल शब्दों की गरिमा गिर चुकी है पत्रकारिता में भी, ये भी अब उन्हीं चीजों को दिखा रहे हैं जो केवल सरकारमुखी हो, सरकारोन्मुखी हो, ठीक है, उन्हीं चीजों को दिखाते हैं। हालांकि जो अभी मैं बता रहा था कि अगर आप भारतीय रेल व्यवस्था में जनरल डिब्बे में या कुछ जो ट्रेनें हमारी पूर्वी प्रांतों से आती हैं या पूर्वी भारत से आती हैं उनमें यात्रा कर लेंगे तो आपको एक्चुअल देश की कंडीशन पता लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद इन सारी व्यवस्थाओं को, मैंने पहले ही कहा था, इन सारी व्यवस्थाओं को जनरेट करता है कौन जनरेट करता है, भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिकों ने सामाजिक समझौता कर कर ये देश बनाया है। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट बनाई थी अंग्रेजों ने, उसमें जो संविधान बना था उसमें पूरे देश से लोग आए थे, और पूरे देश से मतलब पूरे देश के लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, और ये माना गया था कि संविधान का निर्माण करने में भारतीय जनता की ही भागीदारी है, हम तो केवल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में आगे अभी देखेंगे, इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में पहली लाइन जो प्रस्तावना की है उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग। किसके लोग? भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया, ये आपको शब्द लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो कौन है? भारत के लोग, भारत की जनता। तो इसका कहने का मेरा मीनिंग ये है कि हर चीज किसने बनाई है? भारत के लोगों ने बनाई है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट में जोड़ देता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फॉर्मेशन दी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सबको सिस्टमेटिक किया है,
वो ये सारी चीजें हैं हमारी, ठीक है, कि लेजिस्लेचर क्या होगी, उसमें कौन कौन से हमारे मेंबर्स होंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगी, उसकी कौन कौन से मेंबर्स होंगे, और न्यायपालिका कहाँ होगी, कैसे काम करेगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी, कि भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान पर आ जाते हैं। अब आपसे मैं ये अगर एक बात पूछूं तो संविधान क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसे कहेंगे आप। कहीं मैं पढ़ रहा था तो वहां बड़ी अच्छी हिंदी की एक डेफिनेशन के माध्यम से संविधान शब्द को निरूपित किया गया है। तो देखेंगे सा अंकी बिंदी और प्लस विधान, क्या लिखा है, संविधान, क्या लिखा है, संविधान, ये दो शब्द लिखे हुए हैं। सांग का मतलब है सीमित करना, क्या करना, सीमित करना, किसको, विधान को, लेजिस्लेचर को बांधना, कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना एक तरीके से, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, सीमित विधान या संविधान को या शासन को सीमित करना, ठीक है। या हम कह सकते हैं एक और शब्द इसके लिए लिख सकते हैं, रूल ऑफ बुक, क्या लिख सकते हैं बेटा इसे, रूल ऑफ बुक, क्या लिख सकते हैं, रूल ऑफ बुक, या लिख सकते हैं मॉडर्न रिलीजियस बुक भी लिख सकते हैं। बट अगर आप, मैं ये बात कह रहा हूं कि रिलीजियस बुक हम इसको लिख रहे हैं, अगर आपने रिलीजियस बुक पढ़ी है, मतलब गीता, कुरान या अपने बाइबल या कोई और धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, तो आप देखेंगे उसमें सोसाइटी को स्टेबल करने की बात की गई है, सोसाइटी को स्थापित करने की बात की गई है। तो ऐसे ही आज के टाइम में रिक्वायरमेंट ये थी कि उन किताबों से सोसाइटी में जो विसंगति आ गई थी उनको दूर करते हुए एक नई किताब बनाई गई है हमने। अब इस किताब को किसने बनाया, भारत के लोगों ने, भारत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, और इसको रिटेन करने में बड़ी भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर की रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक दिन फिर कोई बड़ा वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे बीच में कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है या नहीं लिखा है, संविधान किसने लिखा, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो मॉडर्न रिलीजियस बुक हम कहें या रूल ऑफ बुक कहें, कानूनों की किताब भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंग कितने हैं, आप कोई भी किताब खोलते हैं जब, तो किताब के शुरू में ही उसका भूमिका लिखी होती है, क्या लिखी होती है, भूमिका लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद उसका इंडेक्स बना होता है, ठीक है, और उसके बाद मूल कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ऐसे ही भारतीय संविधान में भी क्या है, प्रस्तावना है, पहले पॉइंट पर प्रस्तावना है, उसके बाद अनुसूचियां दी हुई हैं, 12 अनुसूची हैं, ठीक है, और 395 जो मूल टेक्स्ट है, मूल भाग है, उसमें 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। कई बार ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है, या हम जब टर्म्स पढ़ते हैं या सामान्य व्यक्ति भी अगर इस बात को देखे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं, अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुच्छेद, आर्टिकल्स, धारा या श्लोक या आयत, ये सब एक ही कॉन्टेक्स्ट है बेटा इन सब का। आप श्लोक कह लें, श्लोक, या इन्हें अनुच्छेद कह लें, या आर्टिकल कह लें, या धारा कह लें, ये सब, या रूल कह लें, रूल मतलब नियम नंबर 1 नियम। तो हम कह सकते हैं कि जो मूल कॉन्टेक्स्ट है उसमें 395 क्या दिए हुए हैं, नियम दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, सिंपल भाव में। कई बार आपको ये बातें, ये जो अनुच्छेद हैं, ये बहुत
जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको बड़ा मतलब अटपटा लगता है कि हम क्या कहें, इसको कैसे समझें। तो ये रूल्स हो सकते हैं, बस इनको रूल समझिए आप, ठीक है, या धारा कह लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये 3 अंग होते हैं संविधान के, एक तो प्रस्तावना है, दूसरा अनुच्छेद है, सॉरी अनुसूचियां हैं, और तीसरा मूल भाग है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आ जाते हैं कि इसमें ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का पहला भाग है, इसको समझते हैं। हालांकि मैंने अभी बताया था आपको कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है हमारे संविधान का। कोई भी किताब अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि भूमिका वाला एक पेज होता है, वो ये बता देता है कि अंदर किताब में क्या लिखा हुआ है। या फिर जो रिसर्च से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी ग्रेजुएशन के लेवल पर या आप देखेंगे पीजी के लेवल पर ग्रेजुएशन वो रिसर्च पढ़ी है, तो वहां एक शब्द आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना एज ए लाइक रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी है, मतलब अंदर क्या लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन कर देगा छोटे शब्दों में। या फिर हमें कई सारे हमारे दार्शनिकों और राजनीतिक दार्शनिकों के द्वारा ये बताया गया है कि प्रेम्बल जो है वो दर्पण है। किस चीज का दर्पण है? भारतीय संविधान का दर्पण है। किस चीज का दर्पण है? भारतीय संविधान का दर्पण है, एक तरीके से आईना है या दर्शन कह सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम है, ये शायद मुझे लगे पीसीएस में क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान का दर्पण किसको कहा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। प्रमुख शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला जो शब्द हमने लिखाया था अभी, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। पहले इन शब्दों को लिख लेते हैं। पहला शब्द ये है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, संप्रभु। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। ये शब्द पहली लाइन में लिखे हुए हैं जो ये डिफाइन कर रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु। संप्रभु का मीनिंग होता है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, संप्रभु का मीनिंग होता है कि डिसीजन मेकिंग क्षमता हमारे पास हो। जैसे अभी पीछे जब इमरान खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तो भारत और यूएस की कुछ आपसी टेंशन हुई और उसमें यूएसए ने इंस्ट्रक्शंस दी कि भारत रूस के साथ व्यापार ना करे। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने कहा कि भारत एक संप्रभु देश है, वी आर सॉवरन कंट्री, हम डिसीजन लेंगे किससे व्यापार करना है किससे व्यापार नहीं करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। संप्रभु का मीनिंग होता है डिसीजन मेकर, सेल्फ डिसीजन मेकर, कोई और हमारा डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया था आपको, एक्सप्लेन किया था कि ये संप्रभुता का स्रोत है, हर चीज का स्रोत ये है। ये जो प्रॉपर्टी दी है ये लोगों ने दी है सरकार को, ठीक है। इसके बाद तो कैसा देश बनाएंगे हम? पंथ निरपेक्ष। कैसा देश बनाएंगे? पंथ निरपेक्ष क्या होता है इस पे और भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि पंथ निरपेक्ष ऐसे ही होता है बेटा,
ये राज्य है, मतलब इंडिया है ये, और ये है रिलीजियस कंडीशंस। तो ये कहा जाएगा, ये चीजें होंगी कि रिलीजियन जो है, रिलीजियस जो कंडीशंस हैं वो भारत में या भारतीय संविधान में या भारत के किसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगी। और ये भी कहा गया कि राज्य भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये चीज समझने की है बस सिंपल सी बातों में, कि राज्य और धर्म एक दूसरे की विचारधारा में और व्यवस्थाओं में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट राज्य कर सकता है, भारत कर सकता है, यदि उसे ये लगता है कि रिलीजियस जो कंडीशंस हैं वो अनह्यूमन कंडीशंस हैं, तो वो क्या करता है, इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है। समाजवादी क्या होता है, समाजवादी होता है कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर मतलब एक तरीके की, दरअसल में आपने विचारधाराओं के नाम सुने होंगे, जिसमें दो ही विचारधारा बड़ी फेमस है, पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादातर इंडस्ट्रिस्ट जो अमीर लोग हैं वो मतलब रन करते हैं, जबकि समाजवादी व्यवस्था स्टेट के द्वारा रन की जाती है और सभी में संसाधनों का समान वितरण किया जाता है। इसका बेसिक मीनिंग यही है कि जो राज्य के संसाधन है उस पर सभी का अधिकार हो, सभी में उनका वितरण हो। ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, या आप कोई सामान्य नागरिक हैं, ये उनके लिए भी है। क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी कि लोकतंत्र और गणराज्य, गणतंत्र या गणराज्य जैसे लिखा हुआ है, गणतंत्र लिख दो या गणराज्य लिख दो, एक ही बात है। ये शब्द हमें देखने में तो एक लग रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि लोकतंत्र और गणराज्य, इन दोनों का मीनिंग ही प्रजा से मीनिंग है बेटा, दोनों का मीनिंग ही किससे है, जनता से है या प्रजा से है, किससे है, जनता से है। लेकिन आप देखेंगे इनका एकदम अपोजिट मीनिंग है। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। अब आप कहोगे इनमें अंतर क्या है जी, इनमें अंतर यह है, सिंपल से वे में ये समझ लेना बस, कि लोकतंत्र का मीनिंग है हेड ऑफ गवर्नमेंट का चुनाव करना, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। और गणतंत्र का मीनिंग होता है हेड ऑफ स्टेट का चुनाव करना। तो हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति है, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो लोगों के द्वारा चुनेगी। हालांकि हम वोट नहीं डालते हैं, हमारे प्रतिनिधि वोट डालते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो क्या है, गणराज्य है एक तरीके से। अब ये क्या है, जो लोकतंत्र है, जैसे मोदी जी या योगी जी का जो चुनाव होता है या पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, लोकतंत्र कह देते हैं, या कहें सिंपल भाषा में हेड ऑफ गवर्नमेंट चुनने की जो प्रक्रिया है वो लोगों के द्वारा पूर्ण हो, इसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। या एक लिंकन की परिभाषा है बहुत बढ़िया, वो सिंपल सी है, जनता के द्वारा जनता पर शासन। अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, अब्राहम लिंकन को सब लोग जानते होंगे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके बाद प्रेम्बल में कुछ शब्द और दिए गए हैं, उन शब्दों को भी देख लेते हैं और प्रेम्बल का चैप्टर खत्म कर देंगे आपके लिए आज। और ये जो पॉलिटी की क्लास है, ये आपको पुलिस के एग्जाम से लेकर पीसीएस या सीएससी एग्जाम तक सब में इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे एक और शब्द आता है न्याय, क्या आता है, न्याय। इसके बाद दूसरा शब्द आता है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता इंग्लिश में भी देख लेना है यहाँ बेटा, यहां लिबर्टी लिखा हुआ है, फ्रीडम नहीं लिखा हुआ है। और तीसरा पॉइंट आता है समानता, क्या आती है, समानता। चौथा पॉइंट आता है बंधुत्व, क्या आता है, बंधुत्व या पेटर्निटी या ब्रदरहुडनेस। ठीक है, ये शब्द और आते हैं। अब इनको क्या कहेंगे, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये शब्द बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कितने प्रकार के न्याय हैं, सोशल, सामाजिक, राजनीतिक,
राजनैतिक न्याय, नीतिक नहीं, राजनैतिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय। कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता किस चीज की बात की गई है? विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। ध्यान रखना, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद समानता, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पहनाकर दिखा सकते हैं और आप किसी के साथ भी विश्वास रखते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में आप विश्वास रख सकते हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति है, ठीक है। समानता, अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी। आगे जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इनको बताया गया है। देश की एकता और अखंडता, देश की एकता व अखंडता, देश की एकता और अखंडता की बात की गई है बंधुत्व में, कि देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। आप हिंदू और मुसलमान बाद में होंगे, पहले आप देश के नागरिक हैं और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है देश में यूनिटी और अखंडता, ठीक है, ये बनी रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये 4 शब्द जो हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ज्यादातर आपसे जो पूछा जाता है वो यही शब्द पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जा सकता है कौन सा शब्द यहां, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है या है, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। पॉलिटी की क्लास में आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, उसके अंगों के बारे में, और उस अंगों में जो सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है भारतीय संविधान, उसके बारे में अभिव्यक्ति दी है, जिसमें तो उसकी प्रस्तावना, जो 3 अंग हैं भारतीय संविधान के, उसकी प्रस्तावना के जो शब्द हैं, जो प्रस्तुति है, वो हमने पढ़ी और उसके बारे में जाना। इसके साथ ही मैं आपको एक संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप दिखा देता हूं। ये ऐसी होती है, इसको पढ़ लेते हैं, देखेंगे। यहां पेन नहीं चलेगा, लेकिन आप पहली लाइन से देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, पहली जो 3 लाइनें हैं, पहली जो दो लाइनें हैं वो राज्य के बारे में कही गई हैं। किसके बारे में कही गई हैं? राज्य के बारे में, कि राज्य को कैसा बनाएंगे और कौन बनाएंगे? हम भारत के लोग, ठीक है। उसके बाद नागरिकों के विषय में कही गई हैं बातें, कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आपकी उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए। ये शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नीचे तारीख दी हुई है 26 नवंबर 1949, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि 26 नवंबर 1949 क्यों लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद एक तारीख और लिखी गई है, ये कभी एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कभी आई हो, मेरे पॉइंट आउट से नहीं है, कि मिति मार्ग शुल्का सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी है, 2006। ये जो तारीख है, जो हिंदू कैलेंडर है, जो हिंदू पंचांग है, उसके अकॉर्डिंग ये वाली तारीख है, ठीक है। तो एक तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म अर्पित करते हैं। अब ये मत मान लेना कि भारतीय संविधान 26 नवंबर को लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ था,
ये बात ध्यान रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कुछ अनुच्छेदों के अनुसार के उसे आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, जबकि पूर्ण रूप से संविधान को अब देखेंगे 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, ठीक है, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से, और जिसे हम गणतंत्र के रूप में हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर, इसको यहीं पर खत्म करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।